तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले हमें बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में क्या पढ़ना है कि बायोलॉजिकल सबसे पहले वी हैव आइडेंटिफाइड 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीशीज टिल डेट। इसका मतलब आज तक हमने 1.7 से लेके 1.8 मिलियन स्पीशीज खोज लिए हैं। इन्हें अंडरस्टैंड करने के लिए, इन्हें समझने के लिए हमें ये इतने लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं और इनका क्लासिफिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने जो है इन्हें जो है क्लासीफाई किया है। तो इसके लिए कई सारी स्कीम्स आई। जो सबसे पहली वाली क्लासिफिकेशन थी, अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन, वो अर्ली मैन यानी कि बहुत पुराने लोगों के द्वारा दी हुई थी। ये क्लासिफिकेशन जो थी वो बिल्कुल ही नॉन साइंटिफिक थी और इनका जो साइंटिफिक कोई यूज़ नहीं था। ये सिर्फ यूजेस के बेसिस पे लोगों ने क्लासिफाई करी थी, जैसा उनको ज़रूरत थी उस हिसाब से। जैसे फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, सिक्योरिटी, ट्रांसपोर्ट, अदर्स। जैसे क्रॉप्स हो गई, पल्सेस हो गई, वेजिटेबल हो गए, मीट हो गया, मिल्क हो गया, ये सब उनको खाने के लिए यूज़ होते थे, तो ये फूड में आ गए। टी, साल, ये जो लकड़ी होती थी वो शेल्टर में आ गई। सिल्क कॉटन होता था वो क्लोथिंग में आ गए। डॉग्स वगैरह होते थे वो सिक्योरिटी के लिए काम आते थे। और ऐसे जो हॉर्स, बुल, एलिफेंट वगैरह ये सब ट्रांसपोर्ट में काम आते थे। और अदर्स जो थे जैसे कुछ अदर प्रोडक्ट होते थे जैसे मेडिसिन, स्पीसीज, गम्स, रेजिन, सीटीसी। जो पर ये सब तो था चलो यूजेस के बेसिस पे। पर जो सबसे पहला साइंटिफिक क्लासिफिकेशन था वो किया था एरिस्टोटल साहब ने। उन्होंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, प्लांट्स और एनिमल्स में। प्लांट्स को उन्होंने और तीन पार्ट्स में डिवाइड किया था उनके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पे। हर्ब्स, शर्ब्स और ट्रीज। यानी जो हरे हरे होते हैं वो हर्ब्स थी, और जो झाड़ियों जैसे होते हैं वो शर्ब्स हो गई, और जो लंबे लंबे हो गए वो हो गए ट्रीज। फिर उन्होंने एनिमल्स को जो है डिवाइड किया रेड ब्लड के प्रेजेंस पे। यानी उन्होंने क्लासिफाई किया कि किसके अंदर रेड ब्लड पाया जा रहा है और किसके अंदर रेड ब्लड नहीं पाया जा रहा है। जिसके अंदर रेड ब्लड पाया जा रहा था उसे वो कहते थे इनीमा, और जिसके अंदर नहीं पाया जाता था उसे कहते थे अनेमा। ठीक है। तो उसके बाद जो है ये जब ये भी इतना ज़्यादा यूजफुल नहीं रहा, ये भी जो है बकवास लगा लोगों को, इतना ज़्यादा अच्छा नहीं चला। उसके बाद टू किंगडम क्लासिफिकेशन आया, और इसे कौन लाए? कैरोलस लीनियस साहब। वही कैरोलस लीनियस साहब जिन्होंने जो है बायनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था। ठीक है। इन्होंने जो मेन क्राइटेरिया रखा क्लासिफाई करने का वो रखा प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। ठीक है। तो इन्होंने जो है सेल वॉल के बेसिस पे प्लांट्स और एनिमल्स में बांटा। पर इन्होंने क्या किया, इन्होंने सेल वॉल में प्रेजेंट में कर दिए कौन कैसे कैसे एनिमल्स रख दिए, जैसे आर्के बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, क्राइजोफाइट्स, डायग्नोफ्लैजलेट्स, फंगाई, एल्गे, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स वगैरह। और एनिमल्स में इन्होंने वो रखा जिनमें सेल वॉल नहीं थी, जैसे प्रोटोजोअन्स, इंसेक्ट्स, मैमल्स वगैरह वगैरह। उसके बाद पर इन्होंने तो ये दे दिया, पर इन्होंने कुछ गलतियां करी, इनके में भी गलतियां थी। इन्होंने क्या गलतियां करी, इनका जो सिस्टम था उसमें ना तो प्रोकार्योटिक और यूकार्योटिक के बीच में कोई डिफरेंस था, यानी सिर्फ सेल वॉल के हिसाब से कर दिए थे। फिर इन्होंने जो है यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर प्लांट्स को भी एक साथ रख दिया था। जैसे क्लोरेला जो है वो यूनिसेलुलर था, लेकिन इन्होंने उन्हें मल्टीसेलुलर प्लांट के साथ में रख दिया था। इन्होंने हेट्रोट्रॉफिक और ऑटोट्रॉफिक को भी एक साथ रख दिया था। जैसे फंगस जो है वो हेट्रोट्रॉफिक होता है और प्लांट्स ऑटोट्रॉफिक होते हैं, तो इन्होंने उनको भी साथ में रख दिया था। पर इन्होंने क्या किया था, इनका मेन बेसिस क्या था? सेल वॉल। पर इन्होंने कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे थे जिनमें सेल वॉल नहीं थी, फिर भी उन्हें बैक्टीरिया के साथ प्लांटे में रख दिया। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा कौन होता है? जोकर ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है इसे। उसके बाद जो है फिर थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन में हैकल साहब आए, उन्होंने एक इंट्रोड्यूस कर दिया मोनेरा। मोनेरा नहीं, उन्होंने प्रोटिस्टा इंट्रोड्यूस कर दिया। ठीक है। पर मोनेरा से पहले किया। उसके बाद आए कोपलैंड साहब। कोपलैंड साहब ने फोर किंगडम सिस्टम जो लाए, उन्होंने क्या इंट्रोड्यूस कर दिया? उन्होंने मोनेरा इंट्रोड्यूस कर दिया। तो अब तक कितने हो गए? अब तक टोटल चार हो गए। कौन कौन से? प्लांट्स, एनिमल्स, प्रोटिस्टा और मोनेरा। उसके बाद आया फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसे हम लोग पढ़ते हैं, आर एच विटेकर साहब ने दिया था 1969 में। उन्होंने इसमें किंगडम फंगाई को रखा। इनके मेन क्राइटेरिया, इन्होंने कई सारे क्राइटेरिया लिए थे। इनके मेन क्राइटेरिया क्या क्या थे? सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। सेल स्ट्रक्चर में इन्होंने प्रोकार्योटिक, यूकार्योटिक को अलग अलग रखा। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में इन्होंने सेलुलर, मल्टी सेलुलर, लूज टिश्यू, टिश्यू सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम इसके हिसाब से रखा। इन्होंने मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे भी रखा है, कौन ऑटोट्रॉफिक है, कौन हेट्रोट्रॉफिक है। इन्होंने रिप्रोडक्शन पे भी रखा है, कौन जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है, कौन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है। फिर उन्होंने फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप यानी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पे भी रखा। ठीक है। उसके बाद अब ये कौन कौन हो गया हमारे पास? मोनेरा हो गया, प्रोटिस्टा हो गया, फंगस हो गया, प्लांटे हो गया, एनिमिलिया हो गया। अब मोनेरा में कौन कौन थे? मोनेरा में वो थे जो मोस्टली हेट्रोट्रॉफिक थे। इनमें जो है ज़्यादातर हेट्रोट्रॉफिक होते थे,
कुछ ऑटोट्रॉफिक होते थे। इनकी जो सेल वॉल होती है मोनेरा वालों की बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकन। पेप्टिडोग्लाइकन क्या होता है? पॉलीसेकेराइड प्लस अमीनो एसिड की बनी हुई होती है। उसके बाद क्या आते हैं? उसके बाद ये जो होते हैं प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा जो है ये होते हैं हेट्रोट्रॉफ। कुछ ऑटोट्रॉफ भी होते हैं ये। उसके आते हैं फंगस। फंगस क्या होता है? फंगस की काइटिनियस सेल वॉल होती है। ये पूरी तरीके से हेट्रोट्रॉफ होते हैं। ये दो तरह के होते हैं, पैरासाइटिक और सेप्रोफाइटिक। सेप्रोफाइटिक कौन होते हैं? जो डेड एंड डेकिंग मैटर पे ग्रो करते हैं। और पैरासाइटिक कौन से? जो ऑर्गेनिजम्स के अंदर रहते हैं एंडोपैरासाइट बनकर, या ऑर्गेनिजम्स के बाहर रहते हैं एक्टोपैरासाइट बनकर, यानी ऑर्गेनिजम्स की स्किन पर। फिर कुछ आए प्लांट्स। प्लांट्स क्या थे? प्लांट्स जो है सेलुलोजिक थे। उनकी सेल वॉल जो है सेल्यूलोज की बनी हुई थी और वो पूर्ण रूप से ऑटोट्रॉफिक थे। उसके बाद एनिमल्स कौन थे? एनिमल्स वो थे जिनमें सेल वॉल एब्सेंट थी और जो हेट्रोट्रॉफिक थे। इनका न्यूट्रिशन मोड क्या था? या तो सेप्रोफाइटिक और होलोजोइक था इनका। होलोजोइक का मतलब क्या होता है? कि खाने को जो है वो इंजेस्ट करते हैं सॉलिड लिक्विड में, यानी पहले निगलते हैं, चबाते हैं, ठीक है, डायरेक्ट निगल नहीं जाते हैं ऐसे, ठीक है। अब इसमें भी कुछ वो थी। इसमें क्या था? क्लैमाइडोमोनास और क्लोरेला जो है इनको पहले प्लांट किंगडम में रखा जाता था, लेकिन क्योंकि सेल वॉल प्रेजेंट होती थी। और अमीबा और पैरामीशियम जिनको पहले जो है सेल जो है एनिमल किंगडम में रखा जाता था, क्योंकि उनमें नहीं होते थे सेल वॉल। अब इन सबको जो है चारों पांचों में डिवाइड कर दिया गया बराबर बराबर से। अब ये जो चारों थे कौन कौन? क्लैमाइडोमोनास, क्लोरेला, अमीबा, पैरामीशियम, इन सबको जो है इन्होंने प्रोटिस्टा में रख दिया। प्रोटिस्टा कौन थे? यूनिसेलुलर यूकारियोटिक नेचर के थे, ठीक है। उसका आता है इन क्लासिफिकेशन सिस्टम में जो है प्लांट और एनिमल किंगडम जो है वो शुरू से चलते हुए आ रहे हैं। बाकी सब तो जो है चेंज होते गए, इंट्रोड्यूस होते गए, लेकिन प्लांट और एनिमल किंगडम में वो शुरू से आते गए, और हो सकता है अभी इसमें फ्यूचर में भी चेंजेस हो जाए, ठीक है। उसका आया सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन, ये दिया था कार्ल वूज ने, ठीक है। 3 डोमेन सिस्टम कहा जाता है इसमें। इसमें सारे ऑर्गेनिजम्स को 3 डोमेन में बांट दिया जाता है। कौन कौन सा? आर्केबैक्टीरिया, यूकारिया और यू बैक्टीरिया में, ठीक है। इसमें कौन कौन आ जाते हैं? आर्केबैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया किस किस के अंदर आ जाते हैं? मोनेरा के अंदर। और सारे बाकी सारे यूकारियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं तो वो यूकारिया में आ जाते हैं, जैसे प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटे, एनिमल्स, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया? इसमें 6 किंगडम क्लासिफिकेशन हो गया और 3 डोमेन सिस्टम हो गया, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं किंगडम मोनेरा पे, ठीक है। तो किंगडम मोनेरा क्या था? किंगडम मोनेरा में कुछ नहीं, किंगडम मोनेरा के सोल मेंबर्स बैक्टीरिया थे, यानी किंगडम मोनेरा के अंदर सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया आते हैं। और इस अगली लाइन है, बैक्टीरिया आर मोस्ट अबंडेंट एंड कॉस्मोपॉलिटन। इस कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है बैक्टीरिया हर जगह पाए जाते हैं, ठीक है। अभी हवा में भी पाए जाए होंगे, यहाँ टेबल रखी हुई है तो टेबल पे भी मिलेंगे, चेयर पे भी मिलेंगे, सब जगह मिलते हैं, ठीक है। अगर हम एक मुट्ठी जो है सॉइल उठा लें, यानी मिट्टी उठा लें, तो उसमें हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया पाए जाएंगे, ठीक है। मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया, यानी ज्यादातर बैक्टीरिया जो होते हैं वो हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। सिर्फ कुछ ही ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो ऑटोट्रॉफिक होते हैं। ऑटोट्रॉफिक में भी 2 तरह के होते हैं, फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक, ठीक है। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। हेट्रोट्रॉफिक 2 तरह के होते हैं, पैरासाइटिक या सेप्रोफाइटिक। सेप्रोफाइटिक कौन? जो डेड एंड डिकेइंग मैटर पे ग्रो करते हैं। और पैरासाइटिक कौन? जो या तो एक्टोपैरासाइट बनकर ऑर्गेनिज्म के बॉडी पे रह रहे हो, या एंडोपैरासाइट बनकर जो है ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर रह रहे हो, ठीक है। अब बैक्टीरिया के बारे में एक सेंटेंस कहा जाता है, एनसीईआरटी की लाइन है कि बैक्टीरिया आर सिंपल इन स्ट्रक्चर एंड वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर है वो तो सिंपल है, लेकिन इनका जो बिहेवियर है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इनकी मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और इनके जो है इनमें ज़्यादातर मेजोरिटी ऑफ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो कॉम्प्लेक्स यूकारियोटिक्स में होती हैं, यानी जो यूकारियोट्स जो रिएक्शंस करते हैं वही रिएक्शन इनमें पाई जाती हैं, ठीक है। और ये कुछ कुछ काम तो ऐसे करती हैं जो यूकारियोट वाले भी नहीं कर सकते, जैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम, राइजोबियम जो होता है वो काम तो जो है यूकारियोट्स भी नहीं कर सकते, ठीक है। अब बात करते हैं बैक्टीरिया के शेप्स की। बैक्टीरिया 4 शेप के होते हैं, बैकिलस, विब्रियो, स्पाइरलम और कोकस। बैकिलस कौन से होते हैं? जो रॉड शेप के बैक्टीरिया होंगे। जो रॉड शेप के बैक्टीरिया होंगे वो होंगे बैकिलस। जो कॉमा शेप के बैक्टीरिया होंगे उन्हें कहा जाता है विब्रियो। जो स्पाइरल की शेप में होते हैं उन्हें कहा जाता है स्प्रिंग लाइक होते हैं, उन्हें कहते हैं स्पाइरलम। और जो कोकस कौन से होते हैं? जो राउंड शेप में होते हैं। अब कोकस भी कई तरह के हो सकते हैं, मान लो सिंगल है तो मोनोकोकस, ठीक है, और 2 हैं तो डाइकोकस, 3 लगा दिए तो ट्रिप्लोकोकस, ठीक है, और बाकी चेन बना दी तो स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है, और चेन में बना के और 90 डिग्री पर रख दिए तो हो गए स्टेफाइलोकोकस, ठीक है। और अगर उनका एक जगह गुच्छा बना दिया तो हो गए सरसाइना, यानी 8 कोकस, यानी 8 बैक्टीरिया राउंड शेप की। अगर उन्हें एक स्फीयर की तरह जो है कॉर्नर्स पे रख दिया जाए, यानी एक कॉर्नर बना दो
क्यूब बना दो और उसके कॉर्नर्स पे ऐसे ऐसे करके सजा दो, तो उसके बाद वो बन जाएंगे, वो जो है सरकाइना बना देते हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं आर्के बैक्टीरिया की। आर्के बैक्टीरिया कौन होते हैं? दे आर एक्सट्रीमोफिल्स। एक्सट्रीमोफिल्स का मतलब होता है हार्श लिविंग, यानी वो उनमें जो सेल वॉल वो बहुत ही हार्श कंडीशंस में रह जाते हैं, बहुत ज़्यादा सेलाइन कंडीशंस में, बहुत ज़्यादा हाई पीएच हाई टेम्परेचर वाली जगहों पर रह सकते हैं। क्यों रह सकते हैं? क्योंकि इनके सेल वॉल का स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट होता है। इनकी सेल वॉल में ब्रांच लिपिड की चेन्स पाई जाती हैं। ठीक है, और इनमें जो है ईथर का लिंकेज होता है, जो बाकी नॉर्मल बैक्टीरिया में ईस्टर का लिंकेज था, पर इनमें ईथर का लिंकेज होता है। ठीक है, अब ये भी 3 तरह के होते हैं। हेलोफिल्स। हेलोफिल्स कौन से होते हैं? जो सॉल्टी एरियाज में रहते हैं, सॉल्ट लविंग होते हैं। दूसरे कौन से? थर्मोएसिडोफिल्स। थर्मोएसिडोफिल्स कौन से होते हैं? जो हाई टेम्परेचर, हाई एसिडिटी और लो पीएच पे होते हैं, ये थर्मल स्प्रिंग्स में पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं मेथनोजेंस। मेथनोजेंस वो होते हैं जो गांव भैंसों कैटल्स की रूमिनेंट गट्स में पाए जाते हैं, और ये मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं। इसीलिए तो काव का जो डंग होता है उससे मीथेन गैस का प्रोडक्शन किया जाता है, बायोगैस का। ठीक है, कुछ अदर एक्सट्रीमोफिल्स हैं, ये एनसीईआरटी में नहीं है। ये साइक्लोरोफाइल्स, ये कोल्ड टेम्परेचर में पाए जाते हैं। बैरोफिल्स, ये हाई प्रेशर पे पाए जाते हैं। और एल्केलोफिल्स, ये हाई पीएच यानी बेसिक कंडीशन में पाए जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं यू बैक्टीरिया की। यू बैक्टीरिया जो होता है वो ट्रू बैक्टीरिया होता है। ठीक है, इनकी जो है रिजिड सेल वॉल होती है, और अगर ये मोटाइल होंगे तो इनके पास फ्लैजेला ही पाई जाएगी। अब बात करते हैं यूबैक्टीरिया के न्यूट्रिशन की। तो इनका न्यूट्रिशन होता है 2 तरह का, ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक में क्या, ये अपना खाना खुद बना लेते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। ठीक है, इनके पास जो है ब्लू ग्रीन एलजे होते हैं। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एलजे जैसे इनका एग्जाम्पल है। इनके पास क्लोरोफिल ए होता है बिल्कुल प्लांट्स की तरह, और ब्लू ग्रीन एलजे जो है वो यूनिसेलुलर होते हैं। ठीक है, यूनिसेलुलर होते हैं तो ये या तो चेन में भी पाए जा सकते हैं या कॉलोनीज भी बना सकते हैं। अब ये जब चेन में पाए जाते हैं तो इनके अंदर बाहर जो है एक शीट होती है, जिलेटिनियस शीट होगी या वो म्यूसिलेज की शीट होगी, म्यूसिलेजेनियस शीट होगी। ठीक है, इनके, ठीक है, या तो जिलेटिन की होगी या म्यूसिलेज की होगी। ठीक है, उसका ये जो बने होते हैं, ये जो जिलेटिनियस शीट होती है, ये कोलाजन फाइबर की बनी होती है और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है ब्लू ग्रीन एल्गे की कॉलोनीज को। ठीक है, ये कॉलोनीज कहाँ कहाँ पाई जा सकती हैं? ये फ्रेश वाटर में भी पाई जा सकती हैं, मरीन वाटर में भी पाई जा सकती हैं। ठीक है, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट भी हो सकता है इनका, और ये एल्गल ब्लूम बनाती है पानी में, यानी पानी जो होता है, जो हरा हरा समंदर का हमने पानी दिखा होगा, उसके ऊपर जो काई जमी होती है उसी को हम एल्गल ब्लूम कहते हैं। तो ये वही बनाती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया की। हेटरोट्रॉफिक वो होते हैं जो खुद का खाना खुद नहीं बना सकते। ठीक है, ये ज़्यादातर बैक्टीरिया ये हेटरोट्रॉफिक ही होते हैं। ठीक है, ये ज़्यादातर या तो डिकम्पोजर्स होते हैं, डेड और डिकेइंग मोटर पे ग्रो करने वाले, या कुछ जो है हमारे लिए कुछ जो है इंपॉर्टेंट भी होते हैं। जैसे लैक्टोबैसिलस होता है, वो दही बनाने के काम में आता है। कुछ एंटीबायोटिक्स बनाने के काम में आते हैं, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन और नियोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन में कौन सा हो गया एग्जाम्पल? स्ट्रेप्टोमायोसिस ग्राइसस, ये हम माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में पढ़ेंगे। और नियोमाइसिन स्ट्रेप्टोमाइसिस फ्रेडी। ठीक है, कुछ इनमें जो है फिक्सिंग ऑफ नाइट्रोजन में काम आते हैं, लेग्यूम रूट्स की में, जैसे राइजोबियम मैंने एग्जांपल दिया था। और कुछ इसमें पैथोजेंस होते हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को डिसीज करते हैं। इसकी आप जो है एक ट्रिक याद कर लो, सीटीसीटी। सीटीसीटी मतलब सी से कॉलेरा, कॉलेरा कौन करेगा? वाइब्रो कोलेराई। टी से टाइफाइड, टाइफाइड कौन कॉज करेगा? सैल्मोनेला टाइफी। सी से सिट्रस कैंकर, कौन करेगा इसे? ज़ैंथोमोनास सिट्री। और टी से टेटनेस कौन कॉज करेगा? क्लॉस्ट्रीडियम टेटेनी। ठीक है, अब कुछ साइनोबैक्टीरिया होते हैं जैसे एनाबीना और नॉस्टॉक, ये नाइट्रोजन फिक्स करने में हेल्प करते हैं। इनके पास कुछ स्पेशल सेल होते हैं, हेट्रोसिस्ट। ठीक है, हेट्रोसिस्ट होते हैं। अब ये हेट्रोसिस्ट सेल क्या होते हैं? ये बाहर से बहुत थिक वॉल के होते हैं, तो इनके अंदर एंजाइम्स होते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन के। और क्योंकि ये एनारोबिक होते हैं, अगर ऑक्सीजन होगी तो ये खत्म हो जाएंगे, तो इसलिए ये एनारोबिक बनाने के लिए इनके बाहर बहुत तगड़ी हुई जो कोटिंग होती है, बहुत थिक सेल वॉल होती है इनकी, ताकि ऑक्सीजन से इनका कोई कॉन्टेक्ट ना हो पाए और अंदर ये नाइट्रोजन को फिक्स कर सकें। ठीक है, ये जो पूरा एनाबीना होता है, एनाबीना कह लो या नॉस्टॉक कह लो, ये म्यूसिलेजेनियस की शीट से जो कवर होते हैं। म्यूसिलेजेनियस की शीट क्या हुई? ग्लाइकोप्रोटीन्स हुए। ठीक है, इसके पास पिगमेंट्स होते हैं जो कलर प्रोवाइड करते हैं ब्लू ग्रीन एल्जे को, और ये स्टिकी होता है। जो ये म्यूसिलेजेनियस की शीट है, इसका काम क्या हुआ? ये एक तो स्टिकी होती है, चिपकने में हेल्प करती है। दूसरी बात, ये जो है सूखने से बचाती है कि बैक्टीरिया कहीं, मान लो कहीं पानी नहीं हुआ, धूप में बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ सूखने से हेल्प करती है। ठीक है, और अब मैं एक बात बता दूं, ऊपर मैंने एक वर्ड यूज़ कर लिया था, जो ऊपर मैंने यूज़ किया था यहाँ पे बैक्टीरिया के साथ जब मैं कॉलोनीज बता रहा था, तो इसमें जो मैंने यूज़ कर ली थी कि म्यूसिलेजिनियस और जेलेटिनियस कोट्स, ये दोनों कोट अलग अलग होते हैं। ठीक है, और ये दोनों ही ब्लू ग्रीन एल्जे पर पाए जा सकते हैं। ये दोनों के दोनों अलग तरह की कोटिंग होती हैं। म्यूसिलेजिनियस शीट और जेलेटिनियस शीट जो है डिफरेंट होती हैं, दोनों को सेम नहीं करना है। ठीक है, अब ये तो हो गए हमारी। अब बात करते हैं कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स की। ठीक है, तो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स कौन कौन से होते हैं? जो केमिकल्स का यूज़ करते हैं, जो है
केमिकल्स का यूज़ करते हैं अपनी रेस्पिरेशन में, यानी खाना जब बनाते हैं ऑक्सीडाइज करते हैं तो रेस्पिरेशन में वो जो है केमिकल्स का यूज़ करते हैं, ऑक्सीजन का यूज़ नहीं करेंगे। जैसे अमोनिया का यूज़ करेंगे, वो ग्लूकोज भी नहीं बनाते, वो बनाएंगे एनर्जी प्लस नाइट्रोजन। अगर फॉस्फेट का यूज़ करना है तो बनाएंगे एनर्जी प्लस फॉस्फोरस, अगर फेरेट का यूज़ करना है तो बनाएंगे एनर्जी प्लस आयरन, सल्फेट का यूज़ करना है तो बनाएंगे एनर्जी प्लस सल्फर। ठीक है, उसके बाद रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में ऐसा कोई खास रिप्रोडक्शन तो होता नहीं है, पहले बता चुका हूँ फिजन से होते हैं ये सब। और इनके जो कुछ कुछ जगह पे जैसे कंडीशंस अगर अनफेवरेबल हुई तो ये स्पोर्स बना लेते हैं बाद में, स्पोर्स करते हैं। बाकी इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है वो बहुत पुराना है, बस डीएनए ट्रांसफर होता है, एक डोनर होता है, एक रिसीवर होता है, डोनर से रिसीवर में जो है डीएनए ट्रांसफर कर दिया जाता है, उस प्रोसेस को कॉन्जुगेशन बोलते हैं। इसमें बस इतना ही है इनके रिप्रोडक्शन में। ठीक है, अब बात करते हैं माइकोप्लाज्मा, जो मैंने पहले बताया था जोकर ऑफ प्लांट किंगडम। ये सबसे छोटा लिविंग सेल है जो पाया जाता है। इसकी लेंथ होती है 0.3 माइक्रोमीटर और इसका साइज होता है 0.1 माइक्रोमीटर। लेंथ और साइज में डिफरेंस है भाई, ध्यान से देख लेना। ठीक है, पीपीएलओ इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ माइकोप्लाज्मा। जो पीपीएलओ है इसका एग्जाम्पल, जिसकी साइज बता रहे हैं 0.1 माइक्रोमीटर, वो भी एक टाइप का माइकोप्लाज्मा है। ठीक है, इनमें सेल वॉल नहीं होती है, ये अपना शेप जो है चेंज कर सकते हैं, इसीलिए इन्हें प्लूओमॉर्फिक कहा जाता है, इसीलिए इन्हें जोकर ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है, क्योंकि ये अपना शेप जब चाहें जब चेंज कर सकते हैं। ठीक है, टू किंगडम क्लासिफिकेशन में इन्हें प्लांट्स माना गया था। ठीक है, पर ये असल में अब क्योंकि सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन है तो अब ये बैक्टीरिया में आते हैं। ठीक है, ये एरोबिक कंडीशंस में रह सकते हैं, पर ये अगर ऑक्सीजन नहीं हुई तो ये तो भी सर्वाइव कर सकते हैं ऐसे, इसीलिए ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो बिना ऑक्सीजन में तो रह ही सकते हैं, लेकिन अगर ऑक्सीजन नहीं हुई तो भी रह सकते हैं, ऐसों को कहा जाता है फैकल्टेटिव एनारोब्स, यानी वो एनारोबिक की कंडीशन को स्विच कर सकते हैं। बहुत सारे माइकोप्लाज्मा ऐसे होते हैं जो डिसीज कॉज करते हैं, जैसे इसमें कौन कौन सी मेन डिसीज है? लिटिल लीफ डिसीज इन ब्रिंजल, ब्रिंजल में जो है बैंगन में पत्ती का छोटा हो जाने वाली डिसीज, और पत्तियों का जो है विचेस ब्रूम, यानी झाड़ू जैसी पत्तियां हो जाती हैं बिल्कुल जो है कट कट के। ठीक है, और फाइलॉइडी यानी लीफ, यानी पत्ता जो है बिल्कुल फ्लावर जो है वो लीफ की तरह बन जाता है इनमें। एनिमल्स में ये कौन कौन सी बीमारियां कॉज करते हैं? निमोनिया। ठीक है, पीपीएलओ से होता है सब जानते हैं, और आर्थराइटिस होता है, एक जोड़ों का दर्द वाली डिसीज होती है जॉइंट रिलेटेड। उसके बाद आते हैं हम किंगडम प्रोटिस्टा पे। ठीक है, किंगडम प्रोटिस्टा क्या होता है? ये यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कंटेन करता है। ठीक है, उसका इसमें मेंबर्स होते हैं इसके प्रोटिस्टा के, वो प्राइमरली एक्वाटिक होते हैं, यानी मरीन और फ्रेश वाटर में पाए जाएंगे। इस किंगडम की बाउंड्रीज वेल डिफाइंड नहीं, क्योंकि इसके अंदर है क्लोरेला एंड क्लाइमेडोमोनास। तो इसमें क्या है, जो मान लो बॉटनिस्ट हैं वो तो इसे प्लांट किंगडम में मानते हैं, और जो प्रोटिस्ट साइंटिस्ट हैं वो इसे प्रोटिस्टा में मानते हैं। इसलिए इसलिए यही है जो बीच की दीवार है, जो प्लांट्स की इनकी क्या कहते हैं, प्रोकारियोटिक और यूकारियोटिक की इनके बीच की दीवार यही है। ठीक है, अब इनका रिप्रोडक्शन एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन करते हैं ये फिजन से, और सेक्सुअली करते हैं सेल फ्यूजन से, यानी सेल फ्यूज हो जाएगा जाइगोट से और फिर बन जाएगा। ठीक है, उसका आते हैं क्या, ये जो है यूनिसेलुलर यूकारियोट्स होते हैं। ठीक है, ये प्रोटिस्टा जो है लिंक बनाते हैं, जैसे कि मैंने क्या पहले बताया था, मोनेरा जो है वो यूनिसेलुलर प्रोकारियोट्स हो गए, प्रोटिस्टा क्या होगा, जो है यूनिसेलुलर यूकारियोट्स हो गए। तो ये जो है मोनेरा और फंजी प्लांटे एनिमिलिया, इन दोनों के बीच के में जो एक लिंक है वो प्रोटिस्टा को माना जाता है। ठीक है, इनके कितने प्रकार के होते हैं? ये 5 होते हैं जिन्हें हमें पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहला है क्राइजोफाइट। क्राइजोफाइट क्या होते हैं? प्लांट लाइक होते हैं बिल्कुल। ठीक है, इनमें फोटोसिंथेसिस होता है। इनके एग्जांपल होते हैं डायटम्स और डेस्मिड्स। ठीक है, डायटम्स जो है वो ओशियंस के चीफ प्रोड्यूसर्स होते हैं, यानी पूरे ओशियन के लिए ज़्यादातर जो खाना बनाते हैं या जो पूरा प्रोड्यूस करते हैं वो यही करते हैं। ठीक है, इनमें इनकी जो सेल वॉल होती है वो सिल्का की बनी होती है। सिल्का यानी बहुत जो एक वैसा होता है सोप बॉक्स, सिल्का जो है सिल्का की बनी होती है, जिसका यूज़ किया जाता है, मैं ये आगे बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद इन ये जो है फ्रेश वाटर और मेरीन वाटर दोनों में पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, डायग्नोफ्लैजिलेट। डायग्नोफ्लैजिलेट्स कौन होते हैं? ये मोस्टली फोटोसिंथेटिक होते हैं। ठीक है, डायनोफ्लैजिलेट, डायनो का मतलब दो, फ्लैजिलेट्स का मतलब फ्लैजिला। ठीक है, यानी इनमें 2 फ्लैजिला होती हैं। ठीक है, इनकी जो वॉल होती है वो स्टिफ सेलुलोसिक वॉल होती है, और ये सिर्फ और सिर्फ मरीन वाटर में पाए जाते हैं। ठीक है, उसके आते हैं यूग्लेनॉइड। यूग्लेनॉइड जो है इन्हें बोला जाता है कनेक्टिंग लिंक प्लांट्स और एनिमल्स के बीच की, क्योंकि एक तो ये मिक्सोट्रॉफिक होते हैं। मिक्सोट्रॉफिक ऐसे कि अगर इनके पास धूप हुई, सब कुछ अवेलेबल हुआ, इनके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, धूप हुई तो ये धूप से खाना बना लेंगे, वरना प्रेडेटर्स तो ये हैं ही। ठीक है, पर इनके पास सेल वॉल नहीं होती। सेल वॉल की जगह इनके पास एक रिच प्रोटीन की लेयर होती है जिसका नाम होता है पेलिकल, जो इन्हें फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है। ये कहाँ पाए जाएंगे? ये फ्रेश एंड स्टेगनेंट वाटर, यानी ये ऐसे पानी में पाए जाते हैं जो जैसे रुका हुआ पानी, जैसे नाली का, कहीं तालाब का रुका हुआ पानी, तो उसमें यूग्लिनोइड्स पाए जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड्स, मोल्ड्स का क्या होगा मतलब है फंगस, यानी ये ऐसे सेप्रोफाइट्स हैं, ऐसे ही जो प्रोटिस्ट हैं जो फंगस लाइक होते हैं। तो ये फंगस लाइक है, तो फंगस क्या होता है? डेड और डेकैंग मैटर पे ग्रो करते हैं फंगस जो होते हैं सारे, तो ये भी डेड और डेकैंग ट्विंग्स पे ही ग्रो करते हैं। ठीक है, इनमें भी सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होती, और ये न्यूमेरियस यानी
हर जगह ऐसा मान लो बहुत जगह पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद लास्ट आते हैं प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स क्या होते हैं, ये एनिमल लाइक होते हैं, ये हेटरोट्रॉफिक होते हैं और पैरासाइटिक होते हैं, इनमें सेल वॉल एब्सेंट होती है, ये भी हर जगह पाए जा सकते हैं, ये बीमारियां भी कॉज करते हैं। उसके बाद आते हैं हम क्राइजोफाइट्स पे। क्राइजोफाइट्स में कौन आते हैं, डायटम्स और डेस्मिड्स। डेस्मिड्स यानी गोल्डन एल्गे, ठीक है। डायटम्स, डायटम्स का मतलब डाई का मतलब दो, एटम्स का मतलब पार्ट्स, ठीक है। अब इनकी जो मैं बता रहा था, इनकी जो सिलिका की सेल वॉल होती है वो सोप बॉक्स जैसा स्ट्रक्चर बनाती है, यानी ऊपर से देख रहा होगा तो मैं साबुनदानी जैसा है ये, ठीक है। तो जो ऊपर वाली होता है साबुनदानी का जैसा कवर होता है, इनका ऐसे इनके होता है, तो जो ऊपर वाले कवर को बोलेंगे एपिथेका और नीचे वाले कवर को बोलेंगे हाइपोथीका, ठीक है। अब इनकी क्योंकि सिलिका की डिपोजिशन होती है सेल वॉल पे, तो इनकी सेल वॉल को इनडस्ट्रक्टेबल बना सकती है, यानी तोड़ी नहीं जा सकती, खराब नहीं की जा सकती। और क्योंकि अब तुम्हें देखो समुद्र में है, ऑर्गेनिजम्स मरते रहते हैं, तो ये मरते हैं तो इनके जो इस स्केलेटन्स होते हैं ये भी जो है नीचे आके ज़मीन पे ये मरते जाते हैं, तो नीचे जमे होते जाते हैं। तो इनकी जो सिलिका है, सिलिका की सेल वॉल्स जो है नीचे जमी होती जाती हैं, उससे बनती है डायएटोमिशियस अर्थ। और इसका नेचर क्या होता है, ग्रिटी, बहुत ही रफ नेचर की होती है। तो इसका यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है, इसका पॉलिशिंग में और ऑयल और सिरप्स की फिल्ट्रेशन में इनका यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये यूनिसेलुलर होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं हैं और इन्हें ये क्राइजोफाइट्स को फाइटोप्लैंक्टन क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये पैसिवली फ्लोट करते हैं। अब इनके पास कोई फ्लैजला तो है नहीं जो मूव कर सकें, तो पानी इन्हें जहां बहा के ले जाएगा ये वहीं बहते हुए चले जाएंगे। अगली बात करते हैं डायनोफ्लैजलेट्स की। डायनोफ्लैजलेट्स में क्या, इन डायनोफ्लैजलेट्स के होते हैं, जो फ्लैजला होते हैं वो 90 डिग्री पे होते हैं। एक फ्लैजला ऊपर से जा रहा होगा, एक फ्लैजला बराबर में से जा रहा होगा 90 डिग्री, ठीक है। इनके एक लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजला होता है, एक ट्रांसवर्स होता है। ये सेल प्लेट्स के बीच में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, फरो में सेल प्लेट्स के बीच में, ठीक है। अब ये कई कलर के हो सकते हैं, येलो हैं तो मतलब इनमें कैरोटेनॉइड पिगमेंट है, ग्रीन है तो क्लोरोफिल पिगमेंट है, ब्राउन है तो जेंथोफिल यानी फ्यूकोजेंथिन वाला पिगमेंट है, ब्लू है तो सैनिन पिगमेंट है, रेड है तो एरिथ्रीन पिगमेंट है, ठीक है। और जो आपने देखा होगा रेड टाइड्स यानी जो लाल लाल लहरें आती हैं, वो भी इनका एक ऑर्गेनिज्म होता है। डायग्नोफ्लेजेस का एग्जांपल होता है गोन्यूलेक्स। गोन्यूलेक्स कॉज करता है जो टाइड्स हमें रेड दिखती हैं, उसका जो रीजन होता है वो होते हैं इनके अंदर पाए जाते हैं गोन्यूलेक्स। ये गोन्यूलेक्स होता है, ये एक बहुत ही हार्मफुल टॉक्सिन्स जो है सीक्रेट करता है, जिसका नाम होता है सेक्सी टॉक्सिन, ठीक है। ये मरीन एनिमल्स और फिशेस वगैरह के लिए बहुत हार्मफुल होता है और उन्हें उनकी डेथ हो जाती है इस केमिकल की वजह से, ठीक है। अगले आते हैं यूग्लिनॉइड। यूग्लिनॉइड का तो आपको पहले बता दिया, एक फ्लैजला होगा छोटा, एक बड़ा फ्लैजला होगा, ठीक है। इनका एक एग्जांपल होता है एक ही यूग्लिना। इनके अंदर एक प्रोटीन रिच की आई जैसा स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसे इनका न्यूक्लियस होता है, और इनके अंदर एक प्रोटीन की लेयर पाई जाती है जिसका नाम होता है पेलिकल। अब आते हैं स्लाइम मोल्ड्स पे। स्लाइम मोल्ड्स भी हम पहले पढ़ चुके हैं। इनमें क्या है, इनका आप पढ़ेंगे हम रिप्रोडक्शन। स्लाइम मोल्ड्स के रिप्रोडक्शन में क्या है, स्लाइम मोल्ड्स जो होते हैं अगर इन्हें फेवरेबल कंडीशन मिल गई, ठीक है, फेवरेबल कंडीशन मिल गई, तो ये बहुत बड़े बड़े अपने एग्रीगेट्स यानी लाइन टू लाइन चेन जैसे, वर्टिकल चेन जैसे एग्रीगेट्स बना लेंगे, ठीक है, जिन्हें कहा जाता है प्लाज्मोडियम, जो सेवरल फीट्स तक, बहुत लंबे लंबे फीटों तक, कई फीटों तक ग्रो हो सकते हैं। पर अगर अनफेवरेबल कंडीशन हुई तो ये प्लाज्मोडियम जो है फ्रूटिंग बॉडीज में बन जाते हैं, ठीक है, फ्रूटिंग बॉडीज में बंद होकर रह जाते हैं। और जैसी फिर से इनका जो फेवरेबल कंडीशन आएगी तो ये वहां से और इनके बाहर वॉल्स चढ़ जाती हैं, और जैसी अच्छी कंडीशन आएगी, इनकी फेवरेबल कंडीशन आएगी, तो ये वॉल्स को तोड़ के बिखर जाएंगे और जो है नई स्लाइम मोल्ड्स बनाना शुरू कर देंगे, ठीक है। अब बात करते हैं प्रोटोजोन्स की। प्रोटोजोन्स होते हैं चार तरह के, अमीबॉइड, सिलिएटेड, फ्लैजिलेटेड, स्पोरोजन, ठीक है। अब अमीबॉइड कौन से होती हैं, जो सीडोपोडिया, फॉल्स फीट की मूवमेंट, फॉल्स फीट की हीट यानी उनके पैर तो होते नहीं है, तो सीडोपोडिया में क्या होता है, ऐसा स्ट्रक्चर होता है, अमीबा तुमने देखा होगा, तो अमीबा के जो पैर से बाहर जो स्ट्रक्चर सा निकला रहता है उसकी हेल्प से ये लोग मूव करते हैं, उसे कहते हैं सीडोपोडिया, ठीक है। ये कहाँ कहाँ पाए जा सकते हैं, ये फ्रेश वाटर में पाए जा सकते हैं, मरीन वाटर में पाए जा सकते हैं, मॉइस्ट सॉइल में पाए जा सकते हैं, ठीक है। अब ये मरीन फॉर्म्स होती हैं इनकी, ठीक है। इनकी मरीन फॉर्म्स के बाद सिलिका, इनकी भी सेल में जो है सरफेस पे सिलिका पाया जाता है। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, एंटमीबा हिस्टोलिटिका, ठीक है। ये क्या कॉज करता है, अमीबिक डिसेंट्री कॉज करता है, ठीक है। अब आते हैं सिलिएटेड पे, ठीक है। इनमें सिलिएटेड वालों में क्या होता है, थाउजेंड्स ऑफ सीलिया पाए जाते हैं, ठीक है। ये एक्वाटिक होते हैं क्योंकि इनके पास मूवने के लिए सीलिया होता है, ठीक है। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या हो गया, बाई न्यूक्लिएटेड पैरामीशियम, ठीक है। अब इस पैरामीशियम के अगर आप स्ट्रक्चर को देखोगे तो इसके अंदर ना एक एंट्री के लिए एक पाथ होता है, गलेट जिसे कहते हैं, इसमें से खाना घुसता है और ठीक है अंदर इसमें दो न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। अब आते हैं फ्लैजिलेटेड पे। फ्लैजिलेटेड कौन सा, जिनमें फ्लैजिला प्रेजेंट होगा, ये भी फ्री लिविंग होते हैं, पैरासाइटिक होते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या हो गया, ट्रिपैनोसोमा। ट्रिपैनोसोमा क्या कॉज करता है, बीमारी होती है अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, वो कॉज करता है, तो ये भी याद कर लेना है। उसके आते हैं स्पोरोजन्स। स्पोरोजन्स क्या होते हैं, ये स्पोर लाइक इन्फेक्शियस स्टेज होती प्रेजेंट होती है इनमें, ठीक है। पैरासाइट्स होते हैं इनमें, प्लाज्मोडियम्स, मलेरिया के, तो मलेरिया कॉज करते हैं, ठीक है। तो इनके अंदर प्लाज्मोडियम्स पाए जाते हैं। प्लाज्मोडियम कितने तरह के, चार तरह के, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम, ठीक है, और प्लाज्मोडियम मैलेरी, ठीक है।
ठीक है। अब इसमें क्या होता है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो होता है वो बहुत कॉमन होता है। ठीक है। प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम जो होता है वो मेलिजेनेंट मलेरिया कॉज करता है, यानी ऐसा मलेरिया जो डेडली हो। और प्लाज्मोडियम ओवेल से जो मलेरिया होता है वो बहुत ही कम, बहुत रेयर पाया जाता है। ठीक है। अब आ जाते हैं हम फंगस पे। फंगस क्या है, फर्स्ट एंटीबायोटिक पेंसिलिन जो था, जो किसने दिया था फर्स्ट एंटीबायोटिक पेंसिलिन, सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, वो इसी से आया था, एक फंगस से। ठीक है। उसके आते हैं किंगडम फंगाई जो है, इसमें कौन कौन आते हैं, इसमें यूकारियोटिक हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स आते हैं। ठीक है। इनकी सेल वॉल किसकी बनी होती है, काइटिन की। ठीक है। काइटिन क्या है, एक पॉलीमर है किस चीज का, NAG, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन का। ठीक है। और ये ज्यादातर जो है मोस्टली मल्टी सेलुलर होते हैं और नेचर में बहुत ज्यादा हेटरोट्रॉफिक होते हैं। ठीक है। अब मल्टी सेलुलर हैं तो ये फिलामेंटस भी हो सकते हैं। एक दो जैसे यीस्ट होता है, यीस्ट तो आप क्या जानते हैं, यीस्ट तो यूनिसेलुलर हुआ। ठीक है। यीस्ट को छोड़ के ये जो है फिलामेंट्स यानी चेंज फिलामेंट बनाते हैं, बहुत सारे फिलामेंटस होते हैं। ठीक है। ऊपर भी बताया था तुम्हें कि ये रिप्रोड्यूस करते हैं, लिविंग वर्ल्ड में भी बताया गया है कि इनमें फिलामेंटस सेल के होता है। ये किससे करते हैं, ये फ्रेगमेंटेशन से जो है वो करते हैं। अब जो यीस्ट होता है, यीस्ट क्या होता है, सेक्रोमाइसिस, ये यूनिसेलुलर है। अब इसके दो काम हैं, बेकर्स और ब्रूअर्स यीस्ट। यानी ऐसा समझ लो तुम के सुबह को जाता है मंदिर और रात को जाता है शराब पीने। सुबह को मंदिर यानी सुबह ये बेकरी पे जाता है, यानी ब्रेड बनाने के काम में आता है। और रात को जाता है शराब के जैसे में मदिरा खाने में, इसका मतलब क्या हुआ, यानी अल्कोहल बनाने के काम में आता है। ठीक है। अब आते हैं हेटरोट्रॉफिक पे। हेटरोट्रॉफिक में ये सेप्रोफाइटिक हो सकते हैं, यानी वही डेड एंड डिकेइंग मैटर पे ग्रो करने वाले, या पैरासाइटिक हो सकते हैं। पैरासाइटिक में भी दो ही हो सकते हैं, या तो ये ऑर्गेनिजम्स के बॉडी सर्फेस पे रहेंगे तो हो गए एक्टोपैरासाइट, और ऑर्गेनिज्म के अंदर रहेंगे तो हो गए एंडोपैरासाइट। ठीक है। अब इसमें, और ये क्या करते हैं, ये एनिमल्स में बीमारियां कॉज करते हैं, जैसे फंगल रैशेस, इन्फेक्शन, ETC। अब ये प्लांट्स में क्या डिसीज कॉज सकते हैं, एक फंगस होता है एल्बुगो कैनिडीडा। ये क्या करता है, वाइट स्पॉट्स ऑन मस्टर्ड, मस्टर्ड जो होती है उस पर सफेद सफेद चकत्ते डाल देता है, इसे कहते हैं एल्बुगो कैनिडा। ठीक है। उसके बाद एक होता है पक्सीनिया ग्रामिनिस, ये करता है जो गेहूं होते हैं, गेहूं जब काले काले, आपने देखा होगा बारिश के बाद बहुत काले काले गेहूं हो जाते हैं, वो किसकी वजह से हो जाते हैं, वो हो जाते हैं पक्सीनिया ग्रामिनिस की वजह से। ठीक है। अब कुछ की पॉइंटर्स हैं, मशरूम्स जो होते हैं वो खाने वाले होते हैं, फंगस जो होते हैं, और एक होते हैं टोडस्टोल्स एमेनिटा, वो फंगस होते हैं लेकिन वो पॉइजनस होते हैं, दिखते वो मशरूम जैसे हैं लेकिन वो पॉइजनस होते हैं। ठीक है। और ऑरेंज रोट और ब्रेड मोल्ड भी जो है फंगस होते हैं। ठीक है। अब फंगस भी बैक्टीरिया की तरह कॉस्मोपॉलिटन होता है, यानी हर जगह पाया जाएगा। और इनका जो लेकिन सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाएगा, वार्म और ह्यूमिड कंडीशन में। ठीक है। अब ये फंगस जो होते हैं, ये क्योंकि जिंदा रहना है जाहिर सी बात है, तो ये दूसरे जो है ऑर्गेनिज्म के साथ एसोसिएशंस बना लेते हैं, जैसे प्लांट्स की रूट के साथ ये एसोसिएशन बना लेते हैं, जिसे कहते हैं माइकोराइजा। माइकोराइजा में माइको हो गया फंगस, राइजा हो गया रूट, तो ये रूट में रहते हैं। अब इससे क्या होता है, रूट क्या करता है, रूट खाना बनाता है, खाना जो रूट का काम होता है, ये रूट जो है इसे खाना देता है फंगस को। और फंगस का काम होता है ये सरफेस एरिया बढ़ाता है ताकि ज़्यादा पानी, ज़्यादा मिनरल्स एब्जॉर्ब हों, और ये रूट को जो है बाकी सारे पैथोजन जैसे बैक्टीरिया वगैरह से अटैक करने में से बचाता है। ठीक है। उसके बाद एक ये बनाते हैं एसोसिएशन लाइकेन। लाइकेन के किससे बनती है, फंगस और एल्गे से। इसमें जो एल्गल कंपोनेंट होता है उसे फाइकोबायोडेंट कहते हैं, जो फंगस कंपोनेंट होता है उसे माइकोबायोडेंट कहते हैं। ठीक है। अब एल्गे का क्या काम हुआ, ये खाना देगा उसे फंगस को। फंगस क्या करेगा, सरफेस एरिया बढ़ाएगा वही वाटर और मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन के लिए, और एल्गे को शेल्टर देगा, यानी उसकी हेल्प करेगा जिंदा रहने में। ठीक है। और एक लाइकेन के बारे में एक और खास बात है कि लाइकेन जो है सेंसिटिव टू SO2, यानी पॉल्यूशन से बहुत सेंसिटिव होते हैं, तो ये पॉल्यूटेड एरियाज में जो है ग्रो नहीं करते हैं। ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं यूग्लेनॉइड्स पे। ठीक है। यूग्लेनॉइड्स, अच्छा ये तो हो गया, चलो ये डबल स्लाइड लग गई है। ठीक है। अब फंगस क्या है, फंगस फिलामेंटस होते हैं, तो ये कैसे होते हैं, ये बनाते हैं कुछ स्ट्रक्चर्स, ऐसे थिन पतले पतले लंबे लंबे बाल जैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिन्हें कहते हैं हाइफे। ठीक है। अब ये हाइफे जो हो सकते हैं, ये या तो सेप्टेट हो सकते हैं, यानी इनके बीच में क्रॉस वॉल्स हो सकती हैं। ठीक है। ऐसे क्रॉस वॉल्स यानी ये उनके कंपार्टमेंट्स की तरह हो सकते हैं। ठीक है। अगर ये कंपार्टमेंट्स की तरह हैं तो ये हो जाएंगे सेप्टेट, और अगर इनमें कंपार्टमेंट नहीं है तो ये हो गए एसेप्टेट। एसेप्टेट यानी ये हो गए सिनोसिटिक। ठीक है। मल्टी सेलुलर एक साथ हो गए, और अगर मल्टी सेलुलर नहीं हुए तो ये हो गए एसिनोसिटिक। ठीक, अगर मल्टी सेलुलर नहीं हुए तो हो गए ईसिनोसिटिक, क्योंकि उसमें ये कंपार्टमेंट बढ़ गए। अब कंपार्टमेंट में बढ़ गए तो उसमें भी दो अलग होते हैं, या तो ब्रांच हो सकते हैं तो हो गए ब्रांच्ड एसिनोसिटिक, और अनब्रांच्ड है तो हो गए अनब्रांच एसिनोसिटिक। ठीक है। अब जो सिनोसिटिक हाइफे है ये सिर्फ फाइकोमाइसिटीज में पाया जाता है, और बाकी सब में सेप्टेट और ब्रांच्ड हाइफे पाया जाता है। ठीक है। एस्कोमाइसिटीज में, विसिडियोमाइसिटीज में, डिट्रोमाइसिटीज में, इस सब में सेप्टेट और ब्रांच्ड हाइफे पाया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ फाइकोमाइसिटीज में कोइंसाइटिक हाइफे पाया जाएगा। ठीक है, कोसिनोसिटिक। ठीक है।
उसके बाद रिप्रोडक्शन करेंगे फंगस में। फंगस में क्या होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, वही फिजिंग, फिशन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इनके पास एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं, जैसे कॉनेडिया, जू स्पोर्स, एप्लेनोस्पोर्स, स्पोरेंजियोस्पोर्स, ये सब अभी आगे आएगा। उधर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है, ये सेक्सुअल स्पोर्स बनाते हैं, यानी होता है इनमें जो है सारा रिप्रोडक्शन स्पोर्स के थ्रू है, ये बनाते हैं। सेक्सुअल स्पोर्स इनके कौन कौन से होते हैं, एस्कोस्पोर, बेसिडियोस्पोर, ऊस्पोर, ईटीसी, ठीक है। उसका गैमीट फ्यूजन, गैमीट फ्यूजन और जाइगोट फॉर्मेशन बनता है, ठीक है। इसके भी 3 स्टेप्स हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ठीक है। इनका 3 स्टेप्स क्या है, सबसे पहले प्लाज्मोगैमी, यानी 2 मोटाइल या नॉन मोटाइल गैमीट्स आएंगे, उनका पहले प्लाज्मा मिलेगा एक साथ, तो प्लाज्मोगैमी हो गई, ठीक है। उसके बाद इनके दोनों के न्यूक्लियस फ्यूज करेंगे, तो वो हो गई कैरियोगैमी, ठीक है। उसके बाद जो है जो फॉर्मेशन ऑफ एन हुआ था उससे ये 2 एन जाइगोट बन जाएगा, तो हो गया बस इनका। इनका इतना सही रिप्रोडक्शन था। अब आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। ये डाइकारियोफेज जो है, ये एक डाइकारियोफेज उसमें कहता है जिसमें थोड़ा टाइम लग जाए, यानी कि प्लाज्मोगैमी के तुरंत बाद कार्योगैमी ना हो, तो उसे डाइकारियोफेज कहते हैं। और ये चीज किस किस में लंबी हो सकती है, एस्कोमाइसिटीज में या बेसिडियोमाइसिटीज में, ठीक है। अब ये होते हैं 4 तरह के, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज,